जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक हम इस चैप्टर में कर चुके हैं, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसके बाद हमने किया था कि फ्री फॉल क्या होता है। वी स्टडी अबाउट फ्री फॉलिंग बॉडी। उसके बाद फ्री फॉल के टाइम पे जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी ग्रेविटी से हम क्या समझते हैं? जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन जो है वो आपका यूनिवर्सल टर्म है, जहां पे ग्रेविटेशन मीन्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द होल यूनिवर्स, बट ग्रेविटी मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बट द वन बॉडी इज आवर अर्थ। तो एक बॉडी अर्थ हो और दूसरे उसके सरफेस पे या मून हो या कुछ भी हो, तो उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो एक्सेलरेशन भी होगी क्योंकि फोर्स है कुछ, तो एक्सेलरेशन देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन के टाइम पे जो एक्सेलरेशन हम निकालते हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के टाइम पे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेविटी जो है वो क्या हर टाइम हर एक प्लेनेट पे सेम रहेगी? जैसे कि हमारा वेट क्या होगा? जो वेट होता है, आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो वेट होता है वो इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस वेट आपका वो पुल है अर्थ का, जो एक मास m को अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो वेट इज अ force of attraction towards the center of earth on a body of mass m. So weight is equals to mass into acceleration, acceleration due to gravity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपकी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वेट जो होता है मास इंटू जी पे डिपेंड करे। अब जो जी की वैल्यू है वो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अर्थ के ऊपर। तो क्या ये अर्थ के बाहर अगर हम जाते हैं तो चेंज होती है? और चेंज होती है तो क्या डिफरेंस होता है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, वो हाइट के साथ जब ऊपर जाते हैं, एक सी लेवल से अगर हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। मतलब अगर आपका मास सी लेवल पे 5 है, 5 kg मीन्स वेट कितना हो गया 50, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। तो आप एक हाइट सर्टेन हाइट पे गए, पहाड़ के ऊपर चले गए, तो जो आपका वेट है वो 50 kg नहीं होगा बल्कि 50 kg से लेस होगा। मीन्स वेट इज रिड्यूस। व्हाई? बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज ड्यू टू हाइट। तो आप कहोगे कि सर फिर डेप्थ में जाएंगे, मतलब अगर सुरंग खोद के अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट इंक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप अर्थ के नीचे भी जा रहे हो तो भी डिक्रीज होती है। तो चाहे आप ऊपर जाओ अर्थ सरफेस से, चाहे आप नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है आपकी अर्थ सरफेस पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी कैन से दैट मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज व्हेन इट गोज अप अ हाइट और इन ए डेप्थ ऑफ आवर अर्थ। तो दोनों केस में वेट डिक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर ये समझ गए हो तो अब ये बताओ कि अगर हम अर्थ सरफेस से मून के ऊपर जाते हैं, अर्थ से यहाँ पे बाहर मून रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ मून के ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिक्रीज होगी, क्योंकि एक सर्टेन हाइट अबव जा रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हुई, डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, हमारा मास भी डिक्रीज होगा। तो अगर हम अर्थ सरफेस से मून पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, हेंस देयर विल बी अ डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। मास रिमेन्स अनचेंज्ड। मास क्या होता है आपका? बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको मास बोलते हैं। वेट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपका। समझ आ गया? समझ आ गया? तो देखो, वेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स, ये ग्रेविटी, ग्रेविटी की बात करें मतलब अर्थ की बात आएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब वेट जो होता है मास इंटू जी एम। अब अगर मून के ऊपर ले रहे हैं तो वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? ठीक है, तो m
gm is the acceleration due to gravity on moon। अब आप कहोगे सर इसको कैसे निकालेंगे, अर्थ के तो चलो समझ आते हैं, निकाल लेंगे। सो जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अभी बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होगी, जी एम इंटू जी, और यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, जी एम एम, ये मास ऑफ अर्थ और मून जो भी हम रखें, इंटू आर स्क्वायर। सो एम से एम कट जाएगा, जी की जो वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। समझ आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां से निकली है तो मून की निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ मून और रेडियस, ठीक है। और ये जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट रहता है हर केस में, ठीक है। इसकी यूनिट कमेंट सेक्शन में लिखो क्या होती है, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो देखो, जी एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू जी, जी इज कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो जी इंटू एम एम बाय आर स्क्वायर ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी, देखो मून की वैल्यूज जो है, आपका मास होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। और रेडियस जो होता है वो आपका ये यहाँ पे मीटर में है। गॉट माय पॉइंट, दोनों ऐसा यूनिट है, केजी भी ऐसा यूनिट है, मीटर भी ऐसा यूनिट है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो चलो ये सब वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे। जी एम की वैल्यू यहां से निकलेगी, जी एम इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और इसको अगर डिवाइड कर दें अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि होती है एम ऑफ अर्थ अपॉन आर ऑफ अर्थ, दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें एम एम बाय आर एम स्क्वायर इंटू, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर एम ई, ठीक है। ये वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा जी एम बाय जी ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1/6, ये वैल्यू आएगी। और इसको ऐसे लिख सकते हो कि 6 टाइम्स ऑफ जी एम इज इक्वल्स टू जी ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ की है वो मास की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है। अगर ये 6 गुना ज्यादा है तो इसको हम मास की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब वेट अगर जो बताएंगे हम वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वेट अभी आपको बताया था, जो ऊपर लिखा हुआ है कि वेट जो होता है आपका, वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू मास, जो कि आपका सेम रहेगा मून हो चाहे अर्थ हो, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। दोनों को अगर डिवाइड करें तो मास से तो मास कैंसिल हो जाएगा। सो वेट ऑफ अर्थ इज डिवाइड बाय वेट ऑफ मून इज इक्वल्स टू जी ई बाय जी एम, और जी ई बाय जी एम क्या होता है 6। तो weight of a body of mass m on earth is equals to 6 times the weight of a body on moon। समझ आया, समझ आ गया, थम्स अप करो। और फिर आगे समझते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही बेसिक, जो कि यहाँ आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। चलो फिर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। सो मास इज 10 kg। What is its weight on the earth? मास आपका 10 किलो है, वेट क्या होगा अर्थ के ऊपर। सो वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इज 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स टेक द एक्यूरेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज kg, ऐसा यूनिट है kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब ऐसा यूनिट है। तो वेट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 98 न्यूटन्स। समझ आ गया, तो ये हो गया आपका वेट। अब इसके बाद हम समझते हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर, ये दो टर्म्स जो कि बहुत एसेंशियल है, इनको समझते हैं। थ्रस्ट समझना क्यों एसेंशियल है, क्योंकि जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च के टाइम पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं गैसेस, उसको ही थ्रस्ट बोलते हैं। मीन्स एक फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रॉकेट लॉन्च होता है और वो एक सर्टेन पाथ ट्रेवल करके अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर जाता है।
तो थ्रस्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी फिनोमिनाज फोर्स से रिलेटेड हो रहे हैं फ्लूइड्स में, उनको समझने के लिए थ्रस्ट को जानना बहुत जरूरी है। अब थ्रस्ट के साथ साथ प्रेशर, क्योंकि थ्रस्ट पे ही डिपेंड कर रहा है प्रेशर, तो प्रेशर और थ्रस्ट दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्योंकि जो थ्रस्ट अगर थ्रस्ट जो है वो एक एरिया पे अप्लाई करते हैं तो वहां से जो टर्म निकल के आएगी वो होती है प्रेशर। सो प्रेशर कैन बी स्टेटेड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। दिस इज अ फॉर्मूला वी विल अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग लेक्चर, या फिर इसी लेक्चर में समझ सकते हैं। चलो फिर, अब इन टर्म्स का और इन क्वांटिटीज का यूज क्या है, उसका आंसर कुछ है जो हम क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, उनका आंसर इन दो क्वांटिटी से मिलता है। जैसे वाई ए कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली, जो ऊंट होता है वो डेजर्ट में बहुत आसानी से रन कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर पाते, इसका क्या रीजन होता है। वाई एन आर्मी टैंक वेट मोर देन 1000 टन्स रेस्ट अपॉन ए कंटिन्यूस चैन, तो जो चैन होती है टैंक के ऊपर जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो इतना भारी जो टैंक है बहुत हजारों किलो का होता है, वो इस एक चैन के सहारे कैसे अपना वेट कैरी कर सकता है और कैसे चल सकता है, ये भी हमें समझ आएगा। क्योंकि प्रेशर जो थर्स्ट लगा रहा है ये टैंक, इसके से रिलेटेड ये आंसर है। वह एक ट्रक और ए मोटर बस हैज वाइड टायर्स, बाइक के टायर आपने देखा होगा बहुत पतले होते हैं, लेकिन जो ट्रक होते हैं उनके जो टायर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, तो इसका क्या रीजन है वो भी समझेंगे। अब वह एक कटिंग टूल हैव शार्प एजेस, जैसे चाकू होता है, चाकू को काटने के लिए यूज करते हैं, तो एक साइड शार्प होती है तो उससे आसानी से कट जाता है, दूसरी साइड जो होती है वो शार्प नहीं होती, तो उस साइड से हम नहीं काटते। क्यों, इसका रीजन क्या है। वह ड्रॉइंग पिन्स आर शार्प फ्रॉम वन साइड, जो ड्रॉइंग पिन होती है जिसको हम नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, तो उसके एक साइड पिन की होती है, दूसरी साइड क्यों नहीं होती। वाई नॉट बोथ साइड। वाई बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन, कहते हैं ना कि फाउंडेशन आपकी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, नींव जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो नींव जो है वो बहुत वाइड क्यों बनाते हैं, उन सब का रीजन है आपका प्रेशर कम से कम करने के। क्योंकि जैसे जो कैमल है उसके आपने पांव देखे हो तो बहुत ही चौड़े चौड़े पांव होते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर उसके पांव पतले कर दे ऊपर वाला, अगर उनके पैर पतले करता तो वो रेत पे चल नहीं पाते। पैर चौड़े होने की वजह से क्या हुआ है कि जो उसका बॉडी वेट है वो पूरा ज्यादा सरफेस एरिया में फैल गया है, जिसकी वजह से उसके पांव नीचे धंसते नहीं है, नीचे नहीं चलेंगे तो वो आसानी से चल पाएगा। ऐसे ही आर्मी टैंक है, आर्मी टैंक पे जो चैन होती है उस चैन में बहुत ही चौड़ी स्ट्रिप होती है, जिससे उसका जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वेट का जो वेट की वजह से उस पर जमीन पे जो फोर्स लगेगा वो स्प्रेड आउट हो जाता है। सो स्प्रेड होने की वजह से इजीली टैंक चल पाता है उन चैन के सहारे। सेम टैंक जो ट्रक होता है उसमें भी होता है, मोटर बस होता है, उनके टायर चौड़े भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो इजीली मूव कर पाए सड़क पे, बैठे ना, जमीन नीचे ना धंसे, ठीक है। कटिंग टूल भी इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत पतले होते हैं, तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इतने माइन्यूट एरिया पे अगर फोर्स लगता है तो ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक। ड्रॉइंग पिन दोनों साइड से क्यों नहीं बनाते, क्योंकि एक साइड में अगर बनाते हैं, दूसरी साइड से अंगूठा अगर लगाएं, दोनों साइड से अगर सेम होगी तो अंगूठे में चल सकती है, क्योंकि प्रेशर आपका सेम लगेगा, फोर्स जो आप लगाओगे वो सेम रहेगा। उसके बाद वाइड फाउंडेशन भी इसलिए होती है ताकि जो बिल्डिंग का प्रेशर होता है वो रिड्यूस किया जाए। अब आपको क्वेश्चन होगा सो प्रेशर करते जाते हो, इसका मतलब क्या है, मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं, उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले समझो थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट इज द नेट फोर्स अप्लाइड, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स मतलब एक बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं इन सम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में, जनरली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम चल रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पे ये बॉडी होगी, अब अगर हम इसके ऊपर नॉर्मली खड़े हैं, क्यों, तो हमारी जो बॉडी की वजह से इस पे वेट लग रहा है mg, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर वेट जो फोर्स लग रहा है, इसको हम थ्रस्ट बोल लेंगे। अब ये थ्रस्ट जो है इसको कम और ज्यादा किया जा सकता है, कैसे, इसको कम ज्यादा, और हम कहें मान लेते हैं जो रेत होता है, रेत के टीले होते हैं, उनके ऊपर अगर हम वॉक करते हैं तो हमारे पैर जमीन में नीचे तक जाते हैं, लेकिन अगर हम वहीं लेट जाएं
तो हम उतनी डेप्थ तक नहीं जाते जितने हमारे पैर जाते थे, लेकिन बॉडी वेट तो अपना सेम है। पहले भी हम 40 किलो के थे, बाद में भी अब 40 किलो के हैं। हम अपने पैरों पर चल रहे थे, जिस पे हमेशा चलते हैं, तो वो पैर जमीन में धंसते हुए चल रहे थे। बट अगर हम नॉर्मली लेट रहे हैं तो हम इतना नीचे जा ही नहीं थे जितना हमारा पैर जा रहे थे। इसका क्या रीज़न है? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मीन्स एक एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स कांस्टेंट रख दे, मतलब अगर मैं पैरों के बल खड़ा हूं, तो पंजे जो है मेरे मान लेते हैं इस साइज के हैं, तो इसके ऊपर अगर 60 किलो वेट लग रहा है, और वहीं अगर मैं लेट जाता हूं तो मेरी फुल बॉडी वेट स्प्रेड आउट हो गया मेरे कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर पे। तो वहां पे जो प्रेशर जमीन पे क्रिएट होगा, क्योंकि मेरा फोर्स सेम है, क्योंकि मैं 60 किलो का हूं, खड़ा हूं तो भी, लेटा हूं तो भी, तो लेटने के बाद जो एरिया मैंने स्प्रेड किया, जो एरिया मैंने बढ़ा दिया है अपना, वो जो एरिया है वो प्रेशर हमारा कम कर रहा है। क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स, लिख लेते हैं थ्रस्ट को हम, फोर्स पर यूनिट एरिया, मींस इफ फोर्स रिमेन सेम, अगर हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जैसे मैंने लेट के अपना एरिया इंक्रीज कर दिया जमीन से टच होके, क्योंकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो थ्रस्ट परपेंडिकुलर लगेगा एक एरिया पे। तो अगर मैं लेट के अपना एरिया बढ़ा दे रहा हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। गुड। तो प्रेशर कम हुआ तो उसकी वजह से मैं जमीन पे इजीली लेट पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। गॉट माय पॉइंट? नाउ इसके एग्जाम्पल देखो। ये जो स्टंटमैन है, देखो इसने यहाँ से जंप लगाई और यहाँ जंप लगा के रोल किया है। अब ये रोल करने का क्या मतलब है? आपने सोचा होगा कि इतना क्यों ये रोल कर रहा है, सिंपल सा कूदा और आगे चला जाता, पैरों के बल खड़ा हो जाता। अब जो पंजे हैं, देखो यहाँ से अगर हम समझे तो पंजों के तरफ जाके अगर खड़ा होता तो उसका फुल बॉडी वेट पंजों पे होता, तो वो थोड़ा सा एरिया में इतना हैवी वेट आता तो पैरों की हड्डियां भी टूट सकती हैं। तो इससे बचने के लिए वो रोल किया, ताकि जो प्रेशर था, तो जो फोर्स था, वो फुल बॉडी पे स्प्रेड हो जाए। तो एरिया बढ़ा दिया इसने। तो फिजिक्स हर जगह अप्लाई होती है, यहाँ पे इसको फिजिक्स नहीं आती, बट स्टंट करने आते हैं, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसने रोल करके एरिया बढ़ाया, जिससे इसकी बॉडी पे इंपैक्ट कम हुआ। समझ गए? दूसरा, अगर मैं जमीन पे लेट रहा हूं, मान लो यहाँ पे मैं अगर वॉक कर रहा हूँ, तो ये देखो मेरे पैर ऐसे जमीन पे नीचे धंसते रहते हैं। तो ये जो है, ये रीजन क्यों है? क्योंकि हमारे जो पैर हैं, पैरों का साइज ये है, मान लेते हैं पैरों का साइज ये है, तो यहाँ पे जमीन में मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर नीचे गए। लेकिन वहीं अगर हमें ऐसे लेट जाएं, अगर हम ऐसे जमीन पे लेट जाएं, तो हमारी पूरी बॉडी, ये पंजे थे, अब हमारी पूरी बॉडी होगी। तो एरिया मैंने बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, थ्रस्ट जो अपना वेट है वो है सेम, तो एरिया बढ़ाने की वजह से प्रेशर क्या हो गया? कम। तो प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस होने की वजह से ये जो 1 सेंटीमीटर नीचे गए थे, इसके बजाय हम बहुत ही कम नीचे जाएंगे। ये आपने नोटिस भी किया होगा। तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं। समझ गए? चलो समझ गए, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझो। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप। ठीक है, ये एक वुड का ब्लॉक है जिसको रखा गया है टेबल के ऊपर। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। इसका जो मास है ये है 5 किलो। 5 kg का वुडन ब्लॉक है, ये हो गया 5 kg। डायमेंशन दी हुई है, ये 40, 10, 20। ठीक है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। अब ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? एक्सर्ट किस डायरेक्शन में करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा टेबल के ऊपर जब इसको रखते हैं? मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद द साइड ऑफ डायमेंशन 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। मतलब इसको अगर हम ऐसे रखें तो कितना प्रेशर अप्लाई होगा, और अगर इसको लेटा देते हैं तो कितना प्रेशर होगा? तो ये प्रेशर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला जो है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा लेंगे? एरिया वो लेंगे जिसके ऊपर, जिस साइड से वो ब्लॉक रखा हुआ है। तो ए केस में, इस केस में, ए केस में क्या होता है कि 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, दिस इज द एरिया। और बी केस में क्या है? 40 इंटू 20 सेंटीमीटर, दिस इज द एरिया। अब ये सेंटीमीटर में है और जो वेट गिवन है वो आपका केजी में है।
फोर्स जो हो जाएगा 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मान लेते हैं, तो फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इज 5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 डिवाइड बाय एरिया। ए का निकालते हैं, प्रेशर ऑफ ए, एरिया क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइड बाय, अब सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं 100 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा तो कितना हो गया, कितना पास्कल। ये आपका प्रेशर हो गया ए ब्लॉक की वजह से। अब प्रेशर निकालते हैं बी ब्लॉक, ये ऐसे लेटाते हैं बी साइड में जैसे लेटाया हुआ है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स आपका 15 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 40 गुना में 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया 10,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 2, तो ये कट के हो जाएगा 625 पास्कल। यहां पे क्या देख रहे हो आप, जब हम एरिया बढ़ा दे रहे हैं मतलब ब्लॉक को सीधा खड़े करने के बजाय लिटा देते हैं, तो आपका प्रेशर क्या हुआ डिक्रीज हो गया विद अ सफिशिएंट अमाउंट। तो इफ वी वांट टू डिक्रीज आवर प्रेशर इन द माइंड देन वी शुड स्लीप, हो जाना चाहिए, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ब्लॉक से या किसी भी एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। चलो फिर अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर और, Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string? मतलब जो हम बैग टांग के जाते हैं, देखा होगा आपके जो कंधे से जाता है स्ट्रैप वो बहुत ही चौड़ा होता है, क्या हो अगर उसको बहुत ही पतला कर दें, मतलब ये समझो कि आपको जो रस्सी होती है उसके बैग बना के और पीछे जो बैग है उसमें आपको सामान डाल दे बहुत सारा, तो क्या होगा उस टाइम पे आपके जो कंधे हैं यहाँ पे निशान हो जाएंगे और आपके दुखेगा वो अलग, क्योंकि ये जो एरिया है ये हम डिक्रीज कर दे रहे हैं। एरिया डिक्रीज करने में क्या होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो प्रेशर पड़ेगा आपके कंधों पे वो बहुत ही ज्यादा होगा, उसकी वजह से आपके पेन होगा, जो पेन शाम को होगा सोते टाइम वो तो अनबियरेबल होगा। चलो आज करते हैं हम यहीं तक, अगला फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।